नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के बुलेटिन के वॉर रूम में बात अमेरिका के चुनावी घमासान की होगी। रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ जो बाइडेन जीत का सेहरा पहनने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल है, लेकिन ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर पूरे अमेरिका में प्रदर्शन की आग लगा दी है। इधर भारत की चीन के साथ आखिरी दौर की बातचीत जारी है और इससे पहले ही सीडीएस विपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को फिर एक बार कड़ी चेतावनी दी है। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन और सबसे पहले बात हम करेंगे मालाबार एक्सरसाइज से जुड़ी खबर की। क्वाड देशों की मालाबार एक्सरसाइज का आज आखिरी दिन है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी समंदर में ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ये एक्सरसाइज कर रही है। नीला समंदर और ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार भारत के जल योद्धा। ये मालाबार एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं। यहाँ क्वाड देश अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नए गुर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में ड्रैगन को करारा जवाब दिया जाए। ड्रैगन के विस्तारवाद का सपना समंदर में ही कहीं डुबा दिया जाए, लाल सुल्तान की सनक को साथ दिया जाए और बीजिंग के चालबाजियों के ब्लूप्रिंट पर काली स्याही डाल दी जाए। आज क्वाड देश मालाबार में पहले चरण की अंतिम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला चरण 3 नवंबर से शुरू हुआ, जो आज यानी 6 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि दूसरा चरण अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक चलेगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज ने ही चीन की चिंता बढ़ा दी है। इस युद्धाभ्यास में वैसे तो 3 देश ही होते थे, भारत, जापान और अमेरिका, लेकिन अब की बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहली बार मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है, जिस पर बीजिंग के सुल्तान ने मुंह फुला लिया है। ये ड्रैगन की चिंता का सबब है। मालाबार में ऑस्ट्रेलिया के युद्धाभ्यास करने पर चीन पहले से ही आपत्ति जता चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चीन की मर्जी को दरकिनार कर भारत का साथ चुना। अब हालात बदले से हैं। ऑस्ट्रेलिया भी भारत, अमेरिका और जापान से अच्छे संबंध चाहता है, इसलिए समंदर में खुद को मजबूत करने के लिए भारत की नेवी के साथ युद्धाभ्यास करना चाहता है। इस युद्धाभ्यास में भारत के 4 वॉरशिप ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका का विध्वंसक डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन मैककेन इसमें शामिल था। ऑस्ट्रेलियाई सेना का बैलर्ट युद्धपोत और जापानी नौसेना का जेस-ओनमी युद्धपोत अभ्यास में शामिल है। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, चीन को सीडीएस विपिन रावत की 2 टूक। हम एलएसी से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, ये सीडीएस विपिन रावत ने साफ कर दिया है। एलएसी पर हालात अब भी तनावपूर्ण है। भारतीय सेना की मुस्तैदी से मुश्किल में है चीन। एलएसी पर हालात इस वक्त भी टेंशन में है, तनावपूर्ण है। तो सीडीएस विपिन रावत ने 2 टूक कह दिया है कि चीन फिर से ये कान खोलकर सुन ले कि हम एलएसी से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. और एक बेहद बड़ा बयान दिया है सीडीएस विपिन रावत ने। पाकिस्तान को खरी बालाकोट स्ट्राइक से पाकिस्तान को कड़ा संदेश। उरी हमले का बदला बालाकोट स्ट्राइक से दिया। बॉर्डर से आतंकवाद की एंट्री संभव नहीं है। तो चीन से लेकर के पाकिस्तान तक को 2 टूक कह दिया है कि भूल कर भी भारत पर बुरी नजर ना डाले। The surgical strikes post Uri terror attack and the Balakot air strikes have delivered a strong message that it no longer enjoys the impunity of pushing terrorists across the line of control under the nuclear bogey. और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बेहद बड़ा बयान सीडीएस विपिन रावत की ओर से और इस बयान में चीन से लेकर के पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दे दिया गया है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल बयान बहुत सीधे तौर पर न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है और इसकी टाइमिंग को भी समझना पड़ेगा अंजलि, क्योंकि ऐसे समय में आज जब 8वें राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग चल रही है कोर कमांडर की, तब ये सीडीएस की तरफ से साफ कर दिया गया कि एक तो हम ना तो सिचुएशन को बदलने देंगे जिसको एलएसी पर चीन बदलना चाहता है, और हमारा जो एक्ट था, हमारे जो स्विफ्ट रिएक्शन था, उसने चीन के मिसएडवेंचर को काउंटर कर दिया और ये भी दिखा दिया। उन्होंने एक और भी बात कही कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार चल रहा है वो टेररिज्म को और ज्यादा
बढ़ावा दे रहा है, जो टेररिज्म उन्हीं के लिए आगे संगत बनने वाला। तो ये साफ तौर पर दोनों ही देशों को ये चेतावनी थी, या फिर ये था कि भारत अपने स्टैंड पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खड़ा है और वहां पर अपनी चीजों को लेकर अभी भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी देने के लिए सुमित। तो सीडीएस विपिन रावत का यह अहम बयान है चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर। आगे बढ़ेंगे, 1-2 नहीं बल्कि 7 दौर की बातचीत, सब की सब फेल। चीन की बदनीयती के बाद भी आज उसके साथ एलएसी पर टेंशन खत्म करने के लिए 8वें दौर की बातचीत जारी है। वजह यह कि गतिरोध खत्म करने के लिए 7 बार कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। फिर भी भारत ने शांति और सद्भाव का प्रयास नहीं छोड़ा है और चीन हर बार दगाबाजी कर रहा है। आज फिर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। 8वें दौर की ये बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, इस उम्मीद के साथ। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की आज 8वीं बैठक। कमांडर PGK मेनन करेंगे बैठक की अगुवाई। बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। हालांकि भारत का रुख पहले दिन से ही साफ है। हर बैठक में चीन को इसी बारे में बताया भी जाता है कि चीन को अपनी सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना ही होगा। यानी भारत का रुख साफ है। LAC से पीछे हटे चीन। 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना के हाथों न सिर्फ पिटने बल्कि कई महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत के कब्जे से अब बैकफुट पर है। अड़ियल चीन अब भी इसी बात पर अटका है कि जब तक भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिण इलाके से पूरी तरह से नहीं हटती, तब तक पैंगोंग के फिंगर इलाके में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। सूत्रों की माने तो चीन की तरफ से एक प्रपोजल भारतीय सेना को भी दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पैंगोंग के फिंगर एरिया में चीन फिंगर 5 तक रहेगा और वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करेगा। भारत की सेना फिंगर 3 पर रहेगी और वो सिर्फ फिंगर 4 की पेट्रोलिंग करेगी। यानी चीन के इस प्रपोजल के मुताबिक फिंगर 4 को वो कब्जाए हुए अक्साई चेन का हिस्सा बनाना चाहता है। LAC पर सर्दी बढ़ती जा रही है, बर्फ की चादरें बिछती जा रही हैं, तापमान 0 से नीचे लुढ़कता जा रहा है। चीनी सैनिकों के दांत कटकटा रहे हैं, लेकिन जिनपिंग के दिमाग का पारा आसमान चढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि चीन का दिमाग ठिकाने नहीं है। तो वहीं प्रोपेगेंडा और चालबाजी में चीन का कोई जोड़ नहीं है। दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन को उसके बहाने ही विदेशी यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें भारत भी शामिल है। चीन की चालबाजी का कोई पैमाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि वो कब क्या कहेगा, कब क्या करेगा। भारत के हाथों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खाने के बाद वो इतना बौखला गया है कि अब ओछी हरकतों पर उतर आया है, मनमर्जी पर उतर आया है। भारत में चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन ने भारत से विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश करने को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए वैध वीजा या रेजिडेंट परमिट धारक विदेशी नागरिक भी चीन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जाहिर है दुनिया आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर आवागमन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी है, लेकिन चीन उल्टी चाल चल रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय मानता है कि चीनी दूतावास द्वारा की गई घोषणा अस्थायी है। दरअसल पहली बार वंदे भारत मिशन के तहत नई दिल्ली से चीन के वुहान शहर के लिए गई एयर इंडिया की एक ही फ्लाइट में 19 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर विमान में सवार हुए थे। फिलहाल भारत ने चीन के लिए 13 नवंबर से 4 और उड़ानों को संचालित करने का फैसला कर लिया है। इसमें से 3 उड़ानें 13, 20 और 27 नवंबर को, जबकि एक उड़ान 4 दिसंबर को संचालित होगी। बहरहाल ऐसा नहीं है कि चीन केवल भारतीय यात्रियों पर ही रोक लगा रहा है। जिन देशों के नागरिकों के प्रवेश करने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है, उनमें भारत के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और फिलीपींस भी शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के यात्रियों को अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण रिजल्ट पेश करना होगा। चीन ने रोक हटाते हुए 28 सितंबर को वैध निवास परमिट वाले सभी विदेशियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। आतंकिस्तान दुनिया की नजरों में और कितनी धूल झोंकेगा। पाकिस्तान ने रूसी सैनिकों को आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर अपनी जमीन पर बुलाया है, लेकिन अभ्यास कहां करेगा, इसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। ये सैनिक रूस के और धरती आतंकिस्तान की, वो आतंकिस्तान जिसके बुज़दिल जनरल बाजवा की फौज के पांव कदम कदम पर डगमगाते हैं।
भारत को गीदड़ भभकिया देता है, लेकिन एलओसी पर सीधा सामना करने से डरता है। बात बात पर कठपुतली सुल्तान परमाणु युद्ध और आखिरी जंग की डिंगे हाँकता है। रूस की ये सैन्य टुकड़ी आखिर पाकिस्तान में क्या कर रही है? दरअसल संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए रूसी सेना यहाँ पहुंची हुई है। पाक सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और रूस के बीच ये 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2 हफ्ते तक ये अभ्यास चलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आतंकियों और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की सरजमी पर इस अभ्यास को आतंकवाद से निपटने का चोला पहनाया गया है। दोनों देशों की सेनाओं के अनुभवों को साझा करना बताया गया है, लेकिन अभ्यास के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाजवा की सेना ने कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि लड़ाकू जेट राफेल से पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि वो रूस के सैनिकों से लड़ाई के नुस्खे सीखना चाहता है। बहरहाल, इससे पहले अगस्त महीने में चीन के साथ दुनिया के बिगड़ते संबंधों के बीच रूस कॉकेशस 2020 में दोनों देशों के सैनिक अभ्यास में शामिल थे। कॉकेशस मिसाइल में क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों के इस्तेमाल पर फोकस किया गया था। दोनों देशों के बीच इस 5वें सैन्य अभ्यास को ड्रुज़्बा 5 का नाम दिया गया है। इसमें वो रूसी सैनिकों से स्काई डाइविंग के हुनर को बढ़ाना सीखेगी। सीखना भी चाहिए, क्योंकि हवाई किले बनाना आसान है, हवा से जंप लगाना नहीं। पाकिस्तान के सैनिकों की एक बानगी देखिए। बहरहाल, दोनों देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज किस जगह पर होगी, इसको पाकिस्तानी सेना ने काफी सीक्रेट रखा है। और अब आपको दिखाते हैं अमेरिकी चुनाव का हाल। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चल रही काउंटिंग से बेहद नाराज हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव के नतीजे साफ बता रहे हैं कि अब ट्रंप की एंट्री व्हाइट हाउस में दोबारा नहीं होगी। बाइडेन ही अमेरिका के सर्वोच्च गद्दी के तख्त नशी होंगे। लेकिन ये वोटिंग काफी विवादित होती जा रही है। ट्रंप लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वोटिंग रोकी जाए। ट्रंप मंचों से कह रहे हैं कि उनके पास चुनाव में धांधली के सबूत भी हैं। Because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen. ट्रंप के बयानों से लगने लगा है कि वो वोटों की गिनती के बीच काफी तनाव में आ गए हैं। ये बात उनके लगातार किए गए ट्वीट से भी साबित हो रही है। ट्रंप ने बाइडेन और उनकी पार्टी पर धांधली का आरोप लगा दिया और कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अमीरों की पार्टी है। Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech, it seems, and Republicans have become the party of the American worker, and that's what's happened. ताजा आंकड़े जो हैं उससे ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस का रास्ता काफी दूर हो गया है। वोटिंग प्रतिशतता भी यही कह रही है। बाइडेन को अब तक 50.5% वोट मिले हैं। उनके पास 264 इलेक्टोरल वोट हैं, मतलब वो अपने जादुई आंकड़े से महज 6 वोटों की दूरी पर हैं। उधर ट्रंप काफी पिछड़ गए हैं। ट्रंप को 47.9% वोट मिले हैं। उन्हें 214 इलेक्टोरल वोट अब तक मिल चुके हैं। गिनती जारी है। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ने भी लगातार ट्वीट किए और काउंटिंग जारी रखने की बात कही। एक वोट को गिनने की बात कही। काउंटिंग के इन सब विरोधों और समर्थन के बीच अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। आज वास्मी नाम की एक किताब लॉन्च की गई है। इस किताब के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चीफ गेस्ट थे। ये किताब भगवान राम के आदर्शों को जीवन से जोड़ने में मदद करेगी। राम एक नाम नहीं बल्कि जीवन का आदर्श हैं। मानवता और मर्यादा की मिसाल हैं, जो कदम कदम पर हर युग में जीवन दर्शन सिखाते हैं। इस ज्ञान दर्शन की गंगा को आगे बढ़ाया है आर श्री राम चक्रधर और शारदा दीप्ति ने मिलकर। 7 सालों की लगातार और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब रामायण के आदर्श सबके सामने तवस्मी नाम की किताब के जरिए होंगे। इस किताब में जीवन को राम के आदर्शों की दृष्टि से देखा गया है। तवस्मी नाम की किताब के लॉन्चिंग में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद थे। नमस्कारम। उन्होंने भी इस किताब के बारे में कहा कि ये किताब काफी आसान भाषा में हमारे जीवन में सदाचार का प्रवाह करेगी। The 4 volumes of Tavasmi that gave the readers a very good insight into the great Indian epic Ramayana.
ये किताब 4 वॉल्यूम में होगी, यानी इस किताब को वेद की तरह ही 4 वॉल्यूम में बांटा गया है। इस पूरे किताब को 2 और भागों में बांटा गया है। एक भाग में वाल्मीकि रामायण का सारांश है और दूसरे भाग में रामायण और उसकी शिक्षाओं और सिद्धांतों को जीवन से जोड़ा गया है। इस किताब की खासियत यह है कि ये किताब जीवन के उलझनों के सवालों का जवाब देगी। इस किताब को 5W और 1H के फॉर्मेट में लिखा गया है। किताब के आखिर में रिसर्च के आधार पर सवाल भी लिखे गए हैं। रामायण ने ही हमें जीवन का रास्ता सिखाया। रामायण से ही हमें जीवन को आसान बनाने में मदद मिलती है। इस किताब के माध्यम से उन जीवन मंत्रों को आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम सुनना पसंद करेंगे। रामायण से मानव मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमारे जीवन को समृद्ध करने के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए तवस्मी इन्हीं चुनौतियों से पाठकों का कल्याण करेगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।